नमस्कार सभी को। आप सभी उपस्थित हो जाएं। चलिए सभी उपस्थित हो जाएं और आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद सबसे पहले कल कुछ होमवर्क दिए गए थे और जो होमवर्क दिए गए थे आप में से कुछ सीमित लोगों ने प्रयास किया है और प्रयास आपका बहुत ही बेहतर है। यदि मैं बात करूं कि किस किसने प्रयास किया है तो सबसे पहले नाम आता है सूरज प्रकाश का। सूरज प्रकाश जी ने बताया था, जब मैंने नारायणी नदी के बारे में पूछा था आपसे, तो उसको बहुत ही अच्छा जवाब इन्होंने दिया है कि गोपालगंज जिले में नारायणी नदी पर रिवर फ्रंट का विकास किया गया है। दो घाटों का निर्माण कुल 6.62 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। बहुत ही सुंदर जवाब है भैया। इसके बाद प्रश्न का यदि जवाब दिया है तो लक्ष्मी कुमारी जी ने दिया है, जिन्होंने बताया है चोराव आइलैंड और बारातंग आइलैंड के बारे में बताया था। थाने क्रीक के बारे में इन्होंने बताया और पीचम्बरम के बारे में बताया, साथ ही साथ भितरकनिका के बारे में बताया। आपके सभी जवाब सही हैं। इसके बाद लक्ष्मी कुमारी जी ने फिर बताया था, जो दूसरा आपका अभ्यास प्रश्न था, दूसरा आपको होमवर्क दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में, कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनिया को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया प्रांत से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है, उसके बारे में जवाब दिया है टोरेस और बास। बहुत ही सही उत्तर है। विष्णु कुमार देव जी ने भी बताया है यहाँ पे, विष्णुदेव जी ने भी बताया है कि पापुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो जल संधि है टॉरेस जल संधि। बहुत अच्छा। इसके बाद शालिनी सिंह का नाम आता है। शालिनी सिंह ने बताया है कि बिहार के गोपालगंज जिले में नारायणी नदी पर। बहुत अच्छा। और इसके साथ साथ साहबुल नाम से एक आईडी है, उन्होंने बताया है गोपालगंज। चलिए, जिन्होंने जवाब दिया बहुत बहुत आभार। जिन्होंने नहीं दिया इंतजार में थे कि दूसरा देगा तो हम भी देख लेंगे, आपका भी बहुत बहुत आभार। आज भी इसी प्रकार के कुछ प्रश्न हैं जिनकी चर्चा हम देंगे आपको करने के लिए, कि आप उसकी डिटेल में हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, क्योंकि जितना आप इन्वॉल्वमेंट रखोगे उतनी चीज़ें बेहतर होंगी। देखो, जब आप अपनी तरफ से बेहतर करते हो, आप लगातार नियमित करते हो, तो हमें भी नियमित रहने में मजा आता है। ठीक है। जब आप लापरवाही करते हो, आपके स्तर से लापरवाही होती है, जैसे टारगेट का है, ठीक है, वीकली टारगेट का है, ग्रुप में आप देखो शेयर कितने लोग करते हैं, 3 से 4 लोग ही जो यूट्यूब पर वीकली टारगेट है उसको शेयर कर रहे हैं, डेली का रूटीन अपना शेयर कर रहे हैं। बाकी लोग नहीं शेयर कर रहे हैं। आज आपका वीकली टारगेट समाप्त है, कल से एक नया दिन शुरू होगा। कल से बुधवार से आपका टारगेट शुरू होता है, तो बुधवार को अगला मिल जाएगा। लेकिन जो लोग टारगेट फॉलो नहीं करते हैं, वो आज से ही शोर मचाना शुरू कर दिए होंगे कि सर अभी तक तो टारगेट मिला नहीं अगले सप्ताह का, जबकि एक भी दिन उन्होंने शेयर नहीं किया है ग्रुप में कि ये हमारा डेली का रूटीन है। तो कृपया इन्वॉल्वमेंट बनाए रखें। जितना ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है और इसी प्रश्न के साथ साथ मैं अभ्यास प्रश्न की भी चर्चा कर लूंगा जो कल के लिए दिया गया। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है, हाल ही में चर्चा में रही अ, श्रेष्ठ योजना का संबंध किस मंत्रालय से है। चलिए बताइए, हाल ही में चर्चा में रही श्रेष्ठ योजना की बात हो रही है। चर्चा में रही श्रेष्ठ योजना का संबंध किस मंत्रालय से है, आपको बताना है। श्रेष्ठ योजना के बारे में पूछा जा रहा है। 4 मंत्रालयों के बारे में यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इन्हीं 4 मंत्रालयों में से आपको चुनाव करना है। मंत्रालयों के नाम की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 4 मंत्रालय यहाँ पे दिए गए हैं और बात हो रही है श्रेष्ठ योजना की। तो आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा सभी और प्रयास करिएगा कि जवाब सबका सही हो। चले जवाब दीजिएगा। देखो, यहाँ पे बात हो रही है श्रेष्ठ योजना की। सबसे पहले आपको बता दी, ये जो योजना है ये विशेष रूप से दलित वर्ग के बच्चों के लिए। किसके लिए है? दलित वर्ग के बच्चों के लिए। दलित वर्ग के बच्चों के लिए जो ये योजना है, इसमें क्या होगा, यदि दलित वर्ग का कोई बच्चा क्लास 8 में या क्लास 10th में बेहतर पोजीशन हासिल करेगा, पढ़ाई में बेहतर होगा, जहां भी वो पढ़ रहा होगा, जिस भी सरकारी स्कूल में वो पढ़ रहा होगा वहां पर बेहतर प्रदर्शन करेगा, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, इस बच्चे का जो 8वां पास कर चुका है उसका 9th में
और जो 10th पास कर चुका है उसका 11th में जो है नामांकन कराएगी, कहाँ पर, सीबीएसई स्कूल में कराएगी, और प्राइवेट सीबीएसई स्कूल में उसका नामांकन कराएगी, और उसके खर्च का वहन जो है वो केंद्र सरकार करेगी। तो कहने का मतलब है कि ये दलित वर्ग के बच्चों के लिए है कि यदि बच्चे जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहां पे बेहतर कर रहे हैं, आपके पास उनको पढ़ाने की सामर्थ्य नहीं है, तो उनका जो भार है वो केंद्र सरकार वहन करेगी, और उसके लिए एक योजना केंद्र सरकार लेकर आई है। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें एक लिमिट दी गई है। वो लिमिट क्या है कि इसके लिए जरूरी है कि ये जो परिवार है इसकी वार्षिक आय जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम, 2.5 लाख से कम यदि वार्षिक आय है ऐसे परिवारों की, और बच्चे उनके पढ़ने में बेहतर हैं, तो वो श्रेष्ठ योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी मंत्रालय की ये योजना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की। इसी मंत्रालय की एक और योजना थी जो पिछले दिनों मैंने बताया था, जिसका नाम था स्माइल योजना। आपको पता होगा स्माइल योजना विशेष रूप से बेगर्स के लिए, भिखारियों के लिए थी, कि उनको मुख्य धारा से जोड़ना है, भिक्षावृत्ति उनकी छुड़वानी है। और ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी थी, किन्नर समुदाय के लिए भी थी, कि भिक्षावृत्ति जो है उनसे छुड़वाना है, और उसको लेकर के एक योजना लाई गई थी जिसका नाम था स्माइल योजना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रही अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस का संबंध किस देश से है? क्या बोला जा रहा है? रॉसकॉसमॉस का संबंध किस देश से है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा। एक अंतरिक्ष एजेंसी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, और अब आपको जवाब देना है। चलिए बताइएगा, जवाब दीजिएगा। देखो बहुत बार मैंने आपको बताया कि रॉसकॉसमॉस जो है ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। किस देश की है? और रूस की है। रूस की जब आप बात करते हो तो आप जानते हो यहाँ की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की मुद्रा है रशियन रूबल, यहाँ की संसद को बोलते हैं ड्यूमा। ठीक है, इतनी जानकारी तो आपको पता होना चाहिए। मॉस्को में इसरो का अपना तकनीकी संपर्क इकाई है। इसरो का तकनीकी संपर्क इकाई जो है वो भी आपको मॉस्को में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ रूस की बात हो रही है तो कुछ चीजें यहीं पर मैं और शेयर कर देता हूं। ठीक है, जैसे रूस की बात यदि हो रही है तो आप जानते हो रूस से हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम परचेज किया है। साथ ही साथ कामो हेलीकॉप्टर नौसेना के लिए हमने रसिया से लिया है। कई बार मैंने बताया है, ठीक है, सैकड़ों बार हो चुके होंगे यदि हमारे साथ आप जुड़े होंगे लंबे समय से। तो इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब अंतरिक्ष एजेंसियों की बात आ रही है तो नासा का नाम अवश्य याद रखिएगा। नासा का नाम इसलिए याद रखना है कि नासा ऐसी पहली अंतरिक्ष एजेंसी है जो 4 यात्रियों को प्रशिक्षण दे रही है। क्यों? क्योंकि ये इनको लंबे समय के लिए कहाँ भेजने वाली है? मंगल ग्रह पर भेजने वाली है। और ये पहली अंतरिक्ष एजेंसी है जो व्यक्तियों को, जीवित व्यक्तियों को मंगल ग्रह पर भेजने जा रही है। और इसमें याद रखिएगा, मंगल ग्रह की जब बात करते हैं, नासा की बात करते हैं, तो इनसाइट लैंडर इनका जरूर याद रखिएगा। पूछा जाता है कि इनसाइट लैंडर किसका था। और परसर्वेंस रोवर, परसर्वेंस रोवर ये भी मंगल ग्रह के लिए था, मार्स के लिए था। और ये दोनों के दोनों नासा से संबंधित थे। इनसाइट लैंडर और परसर्वेंस रोवर ये नासा का था। ये दोनों भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या बोला जा रहा है? हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा देसी नस्ल गिर की भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े को तैयार किया गया है। इसका नाम क्या है? मतलब गिर जो प्रजाति है उसका एक मादा बछड़ा क्लोन के माध्यम से तैयार किया है। किसने तैयार किया है? ये तैयार किया है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा। बोला जा रहा है उसका क्या नाम रखा गया है, उस मादा बछड़े का क्या नाम रखा गया है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, उस मादा बछड़े का नाम क्या रखा गया है? चलिए बताइएगा फास्ट। उस मादा बछड़े का नाम क्या रखा गया है, ये आपको बताना है। चलिए देखो, अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या नाम रखा गया है। इसका नाम है गंगा। 32 किलोग्राम इसका वजन है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये 15 किलोग्राम प्रतिदिन दूध देगी।
इसको बताइए। हाल ही में किस संस्थान द्वारा एक कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया गया है जिससे दूध में मिलावट का पता लगाया जा सकता है, और ये भी बहुत कम समय में, कितने समय में, 30 सेकंड में मिलावट का पता आप लगा सकते हो। तो आपको बताना है कि ये कौन सा है जिससे 30 सेकंड में आप मिलावट का पता लगा सकते हैं, बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड में मिलावट का पता आप लगा सकते हैं और मात्र कुछ मिलीलीटर दूध के माध्यम से। तो किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी खड़गपुर? चलिए बताइएगा सभी। देखो, इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास, बी विकल्प इसका सही जवाब। बात हो रही है, जब मिल्क प्रोडक्ट की बात हो रही है, दूध की बात हो रही है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन होते हैं जिनके कारण से, एक के कारण से दूध का कलर पीला होता है और एक के कारण से दूध का कलर सफेद होता है। ऐसा भी पूछा जाता है कि गाय के दूध का कलर जो पीला होता है उसका कारण क्या होता है, और भैंस के दूध का कलर जो सफेद होता है उसका कारण क्या होता है, कौन सा ऐसा प्रोटीन होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, कैरोटीन प्रोटीन। क्या है? कैरोटीन। कैरोटीन जो प्रोटीन है उसके कारण दूध का कलर पीला होता है। यदि दूध के कलर सफेद की बात किया जाए, दूध के कलर सफेद की बात किया जाए, तो याद रखिएगा कैसीन। कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का कलर सफेद होता है। ये दोनों भी आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, अब दूध की बात हो रही है तो यह भी आपको पता होना चाहिए, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका आज का होमवर्क नंबर 1 है। ये आप डिटेल में बताओगे। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में भी बताओगे और आप बताओगे कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। पूरी डिटेल्ड में आपको इसकी जानकारी देनी है। आज का होमवर्क नंबर 1 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? बताएं। विशेष रूप से नेपाल के बॉर्डर पर ये आपको देखने को मिलता है। इतनी हिंट मैं दे दे रहा हूँ, नेपाल बॉर्डर से देखने को मिलता है। अब नेपाल बॉर्डर मैंने आपको बता दिया तो आपका जवाब तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि ना मध्य प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है और ना राजस्थान की और ना गुजरात की। मतलब इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आप सब जानते होंगे। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है गोरखपुर, और गोरखपुर में आप जानते होंगे कि अशफाक उल्ला खां के नाम पर एक चिड़ियाघर का भी निर्माण किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आनंदीबेन पटेल जो कि गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो वर्तमान समय में यहाँ की राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आप जानते हैं भगवान राम का जन्म स्थान ऐसा बोला जाता है कि अयोध्या है, और अयोध्या ये जो धाम है ये सरयू नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। किस जिले में देखने को मिलता है? तो इस जिले का नाम ही है अयोध्या जिला, और अयोध्या जिला में अयोध्या शहर है जहां पर ये आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बात हो रही है यहाँ पे करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य की बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई सारे टाइगर रिजर्व भी हैं, और आज की तिथि में उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। पहला देखने को मिलता है दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। दूसरा देखने को मिलता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तीसरा देखने को मिलता है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, और चौथा और जो सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को मिला है, और यह बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है। इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसका मैंने बताया, मैंने बोला बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है। और आपने पढ़ा होगा कि यूपी में कुछ महीने पहले ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया था। तो आपका होमवर्क नंबर 2 आज का है कि बुंदेलखंड जो एक्सप्रेस वे है वो किन 2 स्थानों को जोड़ता है, मतलब किन 2 स्थानों के बीच इस एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है, उस 2 स्थान का नाम। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है, ये आप होमवर्क नंबर 3 के रूप में आज रखोगे और इसको आपको उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें, यहाँ पे बात हो रही है कर्तनिया जीव वन्य जीव, कर्तनिया
घाट वन्यजीव अभयारण्य की, इसकी चर्चा क्यों है इन दिनों? इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि भारत में एकमात्र, यदि हम डॉल्फिन की बात करें, डॉल्फिन शोध संस्थान की बात करें, तो भारत में एकमात्र डॉल्फिन शोध संस्थान है। और वो जो डॉल्फिन शोध संस्थान है वो आप जानते हैं विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, आप सब जानते होंगे, जहां पर एकमात्र आपको देखने को मिलता है कि डॉल्फिन से संबंधित शोध संस्थान देखने को मिलता है। अब भारत में दूसरा डॉल्फिन से संबंधित जो शोध संस्थान बन रहा है उसकी आधारशिला इसी करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में रखी जा रही है। ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, और इसी के कारण ये करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में है। करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य से होकर के एक नदी बहती है जिसका नाम है गेरुआ नदी। क्या नाम है? गेरुआ, गेरुआ नदी। और ये जो गेरुआ नदी है, इस नदी में भी डॉल्फिन की अच्छी खासी संख्या पाई जाती है, और उसी को लेकर के ये जो शोध संस्थान बनाया जा रहा है वो यहीं पे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यदि कभी आपसे पूछ ले कि करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य से कौन सी नदी होके बहती है, तो आप बताओगे गेरुआ नदी। साथ ही साथ इस वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र में, और बिहार के हैं आप तो बहुत अच्छी से भली भांति आप जानते होंगे कि जो हमारा तराई का क्षेत्र है उसमें एक विशेष जनजाति पाई जाती है जिसको बोलते हैं थारू जनजाति, और थारू जनजाति चंपारण में पाई जाती है। और फिर उत्तर प्रदेश के भी जो नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिले हैं उन जिलों में इनकी बहुतायत संख्या पाई जाती है। ठीक है, तो थारू जनजाति के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए इसको बताइएगा, क्या बोला जा रहा है? 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2024 की मेजबानी कौन करेगा? चलिए बताइएगा, 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2024 की मेजबानी कौन करेगा, आपको बताना है। 109वीं की बात हो रही है। आप जानते हैं ये जो शहर है ये 6 बार इसकी मेजबानी कर चुका है, और लास्ट जो इसने किया था वो 2002 में किया था। लास्ट 2002 में इसने मेजबानी किया था, जो अगले वर्ष जनवरी माह में इसकी मेजबानी करेगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो 108वें के लिए आपको जाना पड़ेगा नागपुर। इसका आयोजन नागपुर में किया गया था, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे बात हो रहा है 2024 की, तो इसका आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय में किया जाएगा, और लखनऊ विश्वविद्यालय इससे पूर्व 6 बार इसकी मेजबानी कर चुका है। ठीक है, चलिए इसको बताओ, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन में एक संवाद भागीदार के रूप में शामिल हुआ है? किस रूप में शामिल हुआ है? संवाद भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। आपको बताना है। बात किस संगठन की हो रही है? SCO, संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है, जिसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में देखने को मिलता है। बीजिंग कहाँ पे है? चीन का एक शहर है, राजधानी शहर है, यहाँ पे देखने को मिलती है। यदि हम बात करें इसका अंतिम सदस्य कौन सा बना था, तो अभी तक इसमें 8 सदस्य थे, 8 सदस्य थे इस संगठन में, और इसका जो 9वां सदस्य बना है, 9वां सदस्य बना है ईरान। ईरान इस संगठन का 9वां सदस्य बना है। अब इस संगठन से जुड़ना चाहता है सऊदी अरब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब, क्योंकि भारत, पाकिस्तान और चीन तो पहले से इसके मेंबर हैं, तो इसमें भागीदार के रूप में तो इनको शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है सऊदी अरब। सऊदी अरब की जब बात आ रही है तो आप जानते होंगे सऊदी अरब में एक एशियन विंटर गेम खेला जाएगा। कब? 2029 का एशियन विंटर गेम 2029 का खेला जाएगा। किस शहर में खेला जाएगा? मैंने आपको बताया था कि लाल सागर के नजदीक एक नया शहर बन ही रहा है, डेवलप हो रहा है, और उसी शहर में खेला जाएगा। इसी से जुड़ा हमने आज का अभ्यास प्रश्न रखा है, इसलिए इसकी ज्यादा डिटेल हम यहाँ पे इसकी नहीं देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शून्य अपशिष्ट का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार मनाया गया। ठीक है, पहली बार मनाया गया है, तो इसलिए अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। बताइएगा, हाल ही में शून्य अपशिष्ट का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? यूनाइटेड नेशन ने इसको मनाया है, और पहली बार इसको मनाया गया 30 मार्च को। याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि
पहली बार मनाया गया है और जिस विषय पर मनाया गया है, जिस विषय से जुड़ाव रखता है, वो आज के हमारे आधुनिक जो हम जीवन जी रहे हैं उसका एक, कह सकते हो, सबसे ज्वलंत मुद्दा है ये शून्य अपशिष्ट का। तो इसको याद रखने की जरूरत है। इसको बताओ, 140वीं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बताएं, किस शहर में आयोजित किया जाएगा, आपको बताना है। 140वीं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? 4 शहरों के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। इन्हीं शहरों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। चले बताइएगा। देखो, इसका सही उत्तर है मुंबई। इसको बताइएगा, इससे आसान सा प्रश्न कुछ भी नहीं हो सकता। ग्रेट बैरियर रीफ का संबंध किस देश से है? ग्रेट बैरियर रीफ का संबंध किस देश से? ये जो देश है इसका एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम है क्वींसलैंड, और इसी क्वींसलैंड प्रांत में ये आपको देखने को मिलता है। ग्रेट बैरियर रीफ का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से, जिसके साथ हम आस इंडेक्स नामक सैन्य अभ्यास करते हैं। क्वाड का आगामी सम्मेलन यहीं होने वाला है। मालाबार सैन्य एक्सरसाइज अब की बार यहीं पर होने वाली है। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा नियोम शहर, याद रखिएगा क्या बात हो रही, नियोम शहर, NEOM, नियोम शहर का संबंध किस देश से है? ये आज का आपका होमवर्क है, अभ्यास प्रश्न है, जिसका जवाब आपको देना है टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पे। लेकिन नियोम शहर का संबंध किस देश से है? अब पिछले दिनों के जो हमारे होमवर्क थे उनकी बात कर लेते हैं। पहला जो होमवर्क दिया गया था वो था चोराव आइलैंड, चोराव आइलैंड और बारातंग आइलैंड, बारातंग, थाने क्रीक, थाने क्रीक के बाद पीचावरम, पीचावरम के बाद भीतन कनिका। ठीक है, अब जैसे चोराव आइलैंड है, बारातंग आइलैंड है, थाने क्रीक है, थाने क्रीक के साथ पीचावरम है, भीतन कनिका है। ये सारे आइलैंड मैंने पूछे थे कहाँ पे है, तो चोराव आइलैंड ये गोवा में है, आपको पता होना चाहिए गोवा में है। बारातंग की बात करें, यदि आप में से जिसने भी दिया है सही जवाब दिया है, बारातंग की यदि हम बात करें तो बारातंग आइलैंड अंडमान निकोबार से संबंधित है। ठीक है, थाने क्रीक की बात करें तो महाराष्ट्र से संबंधित है, पीचावरम की बात करें तो तमिलनाडु से संबंधित है, और भीतन कनिका की बात करें तो ओडिशा से संबंधित है। और इन सभी द्वीपों पर आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। सभी पर मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे, तो इन द्वीपों का नाम आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए मैंग्रोव वन पे कोई मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ गया और आपको इन द्वीपों के बारे में जानकारी है, ठीक है, तो आपका उत्तर जो है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि सबको इन द्वीपों के बारे में जानकारी नहीं है और ना ही पुस्तकों में इन द्वीपों की चर्चा आपको मैंग्रोव वनों के संबंध में देखने को मिलेगी। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना है। दूसरा होमवर्क मैंने आपसे पूछा था, जो पूछा था कि भाई पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है, तो इसका नाम है टॉरेस जलसंधि। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है, तो इसका नाम है बॉस जलसंधि। ये आपको पता होना चाहिए। तो कल का जो होमवर्क था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इसको नोट अवश्य कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो नोट कर लोगे तो चीजें आपकी बेहतर रहेंगी, आपके हित में रहेगा। और आप नियमित रहो, आप नियमित रहो, जितना होमवर्क दिया जाता है उतना इन्वॉल्वमेंट रखो। पिछली कुछ कक्षाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, जो बीच में करंट अफेयर्स के कुछ सेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि नए सिरे से शुरुआत अब हो रही है, तो वो सेशन रिपीट हो सकते हैं किसी दिन, ठीक है, उसको बीच में हम अपलोड करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि वहां पे महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की गई थी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस सेशन को भी पुनः देखना है, भले ही वो रिपीटेड सेशन हो, लेकिन उसको नोट करना है। जो होमवर्क पूछे जाते हैं उनको बताना है, ठीक है, क्योंकि अब नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हम 1 मार्च से लेकर हम घटनाओं को कवर कर रहे हैं। ठीक है, मार्च माह से लेकर के घटनाओं को कवर कर रहे हैं जो हमारा छूटा हुआ है, जिससे हमारी चीजें बेहतर रहे और जब हम परीक्षा में बैठे तब तक हमारी चीजें
आप कह सकते हो ना रूटीन में आ जाए, क्योंकि सितंबर तक यदि आप जनवरी से पूरा इधर का देख लेते हो तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। बाकी कोई भी समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो लोग उत्तर लेखन के सेशन से जुड़े हैं आपको बता दें, उत्तर लेखन के सेशन से यदि आप जुड़े हैं तो सुबह 9:30 बजे अवश्य उपस्थित रहिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।